हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से इस एनसीईआरटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज हम देखने वाले क्लास 12 के जो हमारा भूगोल के विषय में हम देखेंगे। आज मानव भूगोल के जो मूल सिद्धांत पाठ्य पुस्तक है, उस पाठ्य पुस्तक में हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में हमारा चैप्टर था प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रिया में हमें कितने चैप्टर में, इस चैप्टर में 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए इस पाठ्य पुस्तक में। जो तीनों चैप्टर की आपका वीडियो है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ज्योग्राफी की क्लास 12 की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाके आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो हम इस पाठ्य पुस्तक में चौथा चैप्टर है प्राथमिक क्रियाएं, वो देख रहे हैं। तो प्राथमिक क्रियाओं का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने डाल दिया है, पहले ही वीडियो उसमें आ गया है। हमने पहले पार्ट में क्या क्या देखा था वो हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो हमने पहले पार्ट में देखा था कि आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन हमने पूरी कंप्लीट देख ली थी कि आर्थिक क्रिया से क्या अभिप्राय है, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, आर्थिक क्रिया में क्या तात्पर्य है, ये पूरा देख लिए थे। इसके बाद आर्थिक क्रिया के प्रकार कुछ देख लिए थे। तो आर्थिक क्रिया के कितने प्रकार पूछे थे, इसमें 4 प्रकार थे। पहला था प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया और चतुर्थ क्रिया। ये 4 क्रियाएं थी। इस चारों क्रियाओं में हमने डेफिनेशन भी देख ली थी और उसके उदाहरण भी देख लिए थे। और इस पर हमने पहली जो क्रिया थी प्राथमिक क्रिया, उसको स्टार्ट किया था। तो पहली प्राथमिक क्रिया है, उसको हमने स्टार्ट किया था। और उसमें ही प्राथमिक क्रिया में हमने देखे थे उदाहरण में, पहला हमारा आखेट एवं भोजन संग्रह था। तो आखेट एवं भोजन संग्रह का जो डेफिनेशन थी और उसके उदाहरण थे, उसके जो अक्षांशीय क्षेत्र थे, किस अक्षांश क्षेत्र में जो उच्च अक्षांश क्षेत्र थे और निम्न अक्षांश क्षेत्र जहाँ पर ज़्यादा भोजन संग्रह एवं आखेट शिकार किया जाता था, तो वो हमने देखे थे। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड पशुचारण। पशुचारण का टॉपिक है, आप देख सकते हैं इसके बाद पशुचारण का टॉपिक हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो पशुचारण नाम से ही आपको पता चल जाएगा, पशु का चारण यानी पशु का पालन। तो हम देखेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पशु का चारण। पशुचारण में भौगोलिक एवं कारकों, यहाँ पर पशुचारण हेडिंग आपको देखने को मिल जाएगी, पशुचारण की हेडिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भौगोलिक कारकों एवं तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान समय में पशुपालन व्यवसाय, निर्वहन अथवा व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। यानी भौगोलिक कारकों एवं तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान समय में जो पशुपालन है, जो पशुओं का चारण है, पशुओं का पालन किया जाता है, वो व्यवसाय, निर्वहन अथवा व्यवसाय, निर्वहन एवं व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। पशुओं का जो पालन है वो व्यापारिक स्तर भी किया जाता है और आपका निर्वहन के क्षेत्र में भी किया जाता है। इसके बाद पशुचारण का जो प्रकार है वो हम देखेंगे। पशुचारण के 2 प्रकार है, एक तो चलवासी पशुचारण और एक वाणिज्य पशुधन पालन, ये 2। तो हम देखेंगे इसके डेफिनेशन में। चलवासी पशुचारण किसे कहते हैं, तो चलवासी पशुचारण इसे कहते हैं जो चल, यहाँ से नाम से ही आपको डेफिनेशन बन जाएगी, चलवासी पशुपालन। तो चलवासी पशुचारण यानी इनका जो मेन उद्देश्य होता है वो पैसा कमाना नहीं होता है। इनका मेन उद्देश्य कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो ऋतु प्रवास करते हैं, ऋतु के अनुसार वो प्रवास करते हैं। कि जैसे कि ये हमारा राजस्थान है, ये हमारा राजस्थान, और ये हमारा जो पश्चिमी भाग है, ये पूर्व, ये उत्तर है, उत्तर पूर्व, ये जो पश्चिम वाला भाग है यहाँ पर अधिक रेगिस्तान है। तो यहाँ पर गर्मी के समय, ज़्यादा ताप पड़ता है या ज़्यादा गर्मी होने लगती है, तो ये यहाँ से पानी या आदि की जो कमी हो जाती है और यहाँ पर रेगिस्तान हो जाता है। और यहाँ पर जितने भी पशु है उसको चराने के लिए घास चराना नहीं मिलता है, तो वो यहाँ से, इस स्थान से छोड़कर यहाँ से मध्य प्रदेश के मालवा प्रदेश में आ जाते हैं।
मालवा, मालवा का पठार जो मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर अत्यधिक पानी उनको मिल जाता है, इसलिए इसे चलवासी पशुचारण कहते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं और उनका मेन उद्देश्य जो है वो पैसा कमाना नहीं होता है, वो उनका व्यापार करना नहीं होता है। इसके बाद देखते हैं सेकंड है वाणिज्य पशुधन पालन। वाणिज्य पशुधन पालन इससे समझना है उनका मेन उद्देश्य पैसा कमाना है, व्यापार करना है। तो ये वाणिज्य पशुधन पालन में आपने समझे होंगे कि उनका पशुओं का जो है उद्योगों में, यानी जो लार्ज स्केल में उनका पालन किया जाता है और उनको उनके पालन में जो भी है उनका दूध निकाला जाता है और उनको उद्योगों में भेजा जाता है और इससे वह व्यापार में बढ़ोतरी होती है और इससे ये पैसा मिलता है। तो ये वाणिज्य पशुधन पालन कहा जाता है। इसके बाद हम एक एक पॉइंट देखेंगे। पहला है चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण जो पहला टॉपिक आ गया हमारा चलवासी पशुचारण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है। जो चलवासी पशुचारण है वो प्राचीन काल से भी जीवन निर्वाह व्यवसाय है। प्राचीन काल से ये चला आ रहा है चलवासी पशुचारण जीवन निर्वाह व्यवसाय है, जिसमें पशुचारण अपने भोजन वस्त्र शरण औजार एवं यातायात के लिए पशुओं पर निर्भर रहता है। यातायात करने के लिए भी पशुओं का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कुछ भी यात्रा करते हैं ऊँट वगैरह घोड़े पर, तो उनको पशुओं के द्वारा ही परिवहन का काम किया जाता है। पशुओं पर यातायात का काम किया जाता है या व्यापार पर भी पशुओं पर निर्भर रहते हैं। वे अपने दूसरा बात कहते हैं वे अपने पालतू पशुओं जो पालतू पशुओं के को पालते हैं, उनके साथ साथ पानी एवं जो चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता है, उनकी उपलब्धता चारागाह की उपलब्धता होती है और उनकी गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर। मैंने यहाँ पर उदाहरण बताया था कि ये राजस्थान में ये पश्चिमी प्रदेश में है, तो पश्चिमी प्रदेश में ज़्यादा ताप पड़ने पर ये जगह गर्मी होने पर पानी या चारागाह क्षेत्र समाप्त हो जाते, तो यहाँ से ये मध्य प्रदेश के मालवा प्रदेश में आ जाते हैं। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, अपने भेड़ों व ऊँटों के माध्यम से उनको भेड़ों को एक स्थान से ये मालवा का पट्टा में ले आते हैं और जैसे ही ऋतु खत्म हो जाती है, ग्रीष्म ऋतु खत्म हो जाती है, तो ये वापस चले जाते हैं अपने स्थान पर। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि गुणवत्ता के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, ये स्थानांतरण होते रहते हैं। और इन पशुचारण वर्गों में अपने अपने निश्चित चारागाह क्षेत्र होते हैं और उनके जो है वो निश्चित चारागाह क्षेत्र होते हैं, वो किसी भी स्थान पर नहीं जा सकते। तो उनका जो निश्चित क्षेत्र है वो मालवा का 50 है, तो वहाँ पर अधिक पानी मिल जाता है, अधिक चारागाह पशुओं के लिए मिल जाता है, तो वहाँ पर ये चले जाते हैं। हमारा पहला टॉपिक करने ये चलवासी पशुचारण का है। तो चलवासी पशुचारण का दूसरा जो टॉपिक है इसमें ही है, तो वो हम देखेंगे। तो इसमें आपको ये डेफिनेशन याद कर लेनी है चलवासी पशुचारण की। तो ये चलवासी पशुचारण के प्रकार, चलवासी पशुचारण और पशुचारण के प्रकार, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा प्रमुख पशु। प्रमुख पशु देखेंगे नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे प्रमुख पशु। प्रमुख पशु कौन कौन से हैं, जिसमें हमने देखे थे जो भी हैं वो देखे थे हमने। जो पशु हैं प्रमुख पशु, तो प्रमुख पशु उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के देखेंगे, सहारा एवं एशिया के जो मरुस्थल है उसमें देखेंगे, तिब्बत एवं जो एडिज के पर्वतीय भाग है उसको हम देखेंगे। इसके बाद आर्कटिक और उत्तरीय ध्रुवीय क्षेत्र को, जिसमें पशु रहते हैं चलवासी पशु। चलवासी पशु किसे कहते हैं, जलवायु पशु जो पशु होते हैं
वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऋतु के अनुसार प्रवास करते हैं, वो भी हम देखेंगे। हमारा यहाँ पर लास्ट में चलवासी पशु के प्रमुख क्षेत्र हैं और उनकी जो प्रमुख विशेषता है उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रमुख पशु चलवासी जो चलवासी पशु हैं वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से क्षेत्र में कहाँ ये ज़्यादा पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, यानी जो उष्ण अफ्रीका का जो उष्णकटिबंधीय जो भूमध्य सागर है, कि मान लो कि ये आपका अफ्रीका है, और अफ्रीका में यहाँ पर आपकी ये भूमध्य सागर रेखा है, भूमध्य। तो यहाँ पर आपका ये भूमध्य रेखा है, उसका ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। तो उसको हम उष्णकटिबंधीय, ये अफ्रीका का भाग है, तो ये उष्ण, यहाँ पर ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, तो गाय और बैल यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में। तो यहाँ पर ज़्यादा गाय और पशुओं का, गाय और बैलों का क्या किया जाता है, चलवासी यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर गाय और बैल जो है वो यहाँ पर ज़्यादा चलवासी पशुचारण होते हैं। इसके बाद यहाँ पर सहारा एवं एशिया के मरुस्थल। तो सहारा एवं एशिया के जो मरुस्थल है यहाँ पर ज़्यादा चलवासी पशुचारण होते हैं। तो यहाँ पर भेड़ और बकरी एवं ऊँट यहाँ पर ज़्यादा चलवासी पशुचारण होते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरे पॉइंट में याक और लामा। याक जैसे आपने देखा होगा गाय की तरह ही होता है और इसके ऊपर ज़्यादा बाल होते हैं। लामा आपने देखा होगा जो कि हिरण के आकार का होता है और उसके लंबे भी बाल होते हैं। इसके बाद रेडियर आपने सभी देखा होगा, ये आर्कटिक एवं उप उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में ये पाए जाते हैं और यहाँ पर चलवासी उनका पशुचारण होता है। ये ध्रुवीय क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये देख लिया प्रमुख पशु, और प्रमुख पशु कहाँ पाए जाते हैं ये ज़्यादा। तो यहाँ पर चलवासी पशुचारण ज़्यादा होता है। तो कहाँ पर? ये उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में ज़्यादा होता है। इसके बाद सहारा एवं एशिया के मरुस्थल पर ये चलवासी पशुचारण ज़्यादा होता है, भेड़ बकरी और ऊँटों का। ये भेड़ बकरी और ऊँट होते हैं वो कटीले जो वृक्ष होते हैं, कांटेदार वृक्ष होते हैं, उनको भी ये खा लेते हैं। तो याक और लामा ये तिब्बत एवं एडिस के जो पर्वतीय भाग है वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि चलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से के प्रमुख क्षेत्र। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तरी एवं जो उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ, कि आप मैप वर्क में देखेंगे ये पूरा, कि एक वीडियो आपका मैप वर्क का होगा जो कि ये सभी आपके क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाएंगे। तो उत्तरी अफ्रीका का जो उत्तरी भाग है वो और अटलांटिक तट से, ये 5 महासागर है, उसमें से ये अटलांटिक महासागर आपने देखा होगा। तो ये अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ, कि अरब का जो प्रायद्वीप है उससे होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक इसका ये प्रमुख क्षेत्र है। तो इसके बाद दूसरा क्षेत्र देखते हैं। तो इनका फैलाव कहाँ ज़्यादा है ये बताया गया है कि प्रमुख क्षेत्र, कि इनका प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, उनका फैलाव कहाँ ज़्यादा है। दूसरा क्षेत्र यूरोप अथवा एशिया के टुंड्रा प्रदेश। दूसरा क्षेत्र यूरोप एवं एशिया के जो टुंड्रा प्रदेश है वो। इसके बाद प्रमुख तीसरा है क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप। ये दक्षिणी पश्चिमी मान ली ये दिशा है, ये 4 दिशा है, ये पूर्व पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। और यहाँ पर बताया गया है कि दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका यानी दक्षिण पश्चिमी, यानी ये वाला भाग आपका आ गया, ये दक्षिण पश्चिमी वाला भाग है, एवं मेडागास्कर द्वीप,
ये द्वीप का नाम है मेडागास्कर, वो भी हम मैप वर्क में देखेंगे। इसके बाद है प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख विशेषता क्या क्या है कि है ये चलवासी जो पशुचारण है उनकी प्रमुख विशेषता क्या क्या है वो हम देखेंगे कि आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये जो विशेषता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट में लेना है और उसको टिक लगा देना है, ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रमुख विशेषता ये है कि जो नए चारागाहों की खोज में ये जो पशुचारण है, ये नए चारागाहों की खोज में ये जो नया चारागाह है उसकी खोज में ये क्या करते हैं कि पशुचारण समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। कि ये क्या करते हैं, ये पर्वतीय क्षेत्र है और ये पर्वतीय क्षेत्र है और एक मैदानी क्षेत्र है, ये मैदानी क्षेत्र है और ये पर्वतीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि नए चारागाहों की खोज में ये क्या करते हैं, समतल भागों से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर दूरियां तय करते हैं। कि यहाँ पर ज़्यादा ग्रीष्म ऋतु होने पर, ज़्यादा गर्मी होने पर ये पर्वतीय क्षेत्रों पर प्रवास करेंगे। ये क्या करेंगे, ग्रीष्म ऋतु होने पर पर्वतीय क्षेत्र पर प्रवास करेंगे और यहाँ पर ठंडा होने पर ये प्रवास करेंगे और यहाँ पर ठंडा होने पर, यहाँ पर शीत ऋतु होने पर या ठंडी ज़्यादा होने पर ये क्या होते हैं, मैदानी भाग में चले जाते हैं। ये ऋतु पर प्रवास कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऋतु के अनुसार प्रवास करना ऋतु प्रवास कहलाता है। तो ये डेफिनेशन याद कर लेने के ऋतु प्रवास किसे कहते हैं। तो ऋतु के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करना, प्रवास यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, जिन्हें ऋतु प्रवास कहा जाता है। और यहाँ पर नए चारागाहों की खोज में ये पशुचारण समतल भागों एवं ये पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। लंबी दूरियां ये जो है पशुचारण है वो तय करते हैं। ये गर्मियों में मैदानी भाग आपने देख लिया कि गर्मियों में ये क्या करते हैं कि मैदानी भाग से पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां चारागाह की और शीत में पर्वतीय भाग से मैदानी चारागाहों की ओर प्रवास करते हैं। ये तो हमने देख लिया, ये दोनों पॉइंट आपको याद हो गएंगे, इससे ही आपके दोनों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद ये अपने देखते हैं चलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो ये हम मैप वर्क में देख लेंगे। तो उत्तरी अफ्रीका एवं अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक। दूसरा है यूरोप अथवा एशिया के जो टुंडा प्रदेश है वो। और तीसरा क्षेत्र है दक्षिणी गोलार्ध से दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका मेडागास्कर द्वीप। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप भारत के संदर्भ में हम देखेंगे अब कि भारत के संदर्भ में क्या है। भारत के संदर्भ में चलवासी जो पशुचारक है उसके संबंध में यहाँ पर बताया गया है कि भारत में जो हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल के पर्वतीय क्षेत्र हैं, यानी जो हिमाचल प्रदेश है उसके जो पर्वतीय क्षेत्र हैं यानी जो पर्वत हैं उसमें ये तो जनजातियाँ हैं। ये जनजातियाँ आपको याद कर लेनी है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आता रहता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में यहाँ पर गुज्जर, बकरवाल, गद्दी एवं भूतिया ये जो जातियाँ हैं, ये जातियाँ 4 जातियाँ आपको याद कर लेनी है। गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भूतिया, ये जो 4 जातियाँ हैं वो आपको याद कर लेना है। ये प्रजातियाँ हैं जो लोगों के समूह हैं, जो चलवासी हैं, जो पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चराने के लिए ले जाते हैं ऋतु के अनुसार। तो यहाँ पर गुज्जर, बकरवाल, गद्दी एवं भूतिया के लोगों के समूह, ये जो लोगों का समूह, ये जो जातियाँ हैं, ये जातियाँ ग्रीष्म काल में, यानी जो ग्रीष्म काल होता है, अधिक ताप का समय होता है, तब ये मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्र में चले जाते हैं। मैंने यहाँ बताया था यहाँ पर कि ये जो पर्वत हैं, ये पर्वत यहाँ पर ठंडा होता है, यहाँ पर ठंडा होता है, यहाँ पर शीत ऋतु होती है और मैदान में ये मैदान है, ये मैदान है और ये शीत ऋतु। तो यहाँ पर ये ठंडा प्रदेश है और ये ग्रीष्म
प्रदेश है, ये ग्रीष्म यानी गर्म प्रदेश है। तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे, ये ऋतु के अनुसार यहाँ से ये जो जातियाँ हैं ये मैदान से ग्रीष्म ऋतु में ये ठंडे प्रदेश की ओर जाते हैं, यानी पर्वतों पर, हिमालय जो पर्वत क्षेत्र है वहाँ पर जाते हैं और ज़्यादा ठंड पड़ने पर ये मैदानी क्षेत्रों में वापस आ जाते हैं। तो ये पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं एवं शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्रों से, ये जो शीतकाल में सर्दियों के मौसम में ये पर्वतीय क्षेत्रों से मैदान की ओर आ जाते हैं। तो मैंने ये बताया, इसमें ये पूरा डेफिनेशन आ गया। इसी प्रकार से टुंड्रा प्रदेश है, जो टुंड्रा प्रदेश है, एक बार इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टुंड्रा प्रदेश, एक बार ये पृथ्वी का ये ग्लोब बना देते हैं। ये आपका उत्तरी ध्रुव और ये आपका दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है, यहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है और ये भूमध्य रेखा जहाँ सूर्य लंबवत चमकता है और यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है या ताप ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी प्रकार ये टुंड्रा प्रदेश ग्रीष्म काल में दक्षिण की ओर, ये ग्रीष्म काल में जब गर्मी का समय आता है तब ये दक्षिण की ओर चलवासी पशु, ये जो दक्षिण की ओर यानी ये उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, तो ये ग्रीष्म काल में ये टुंड्रा प्रदेश के जो लोग होते हैं, इसी प्रकार ये ग्रीष्म काल में यानी सर्दियों के मौसम में दक्षिण से ये चलवासी हैं, वो दक्षिण की ओर चलवासी पशुचारों का पशुओं के साथ प्रवास होता है कि ग्रीष्म काल के अनुसार इनका ये प्रवास होता है। ग्रीष्म काल में टुंड्रा प्रदेश के ग्रीष्म काल में दक्षिण की ओर चलवासी पशुचारकों को पशुओं के साथ प्रवास होता है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि चलवासी पशुचारों की संख्या में कमी क्यों आई है। तो जो पशुचारक हैं, जो पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चराने के लिए ले जाते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो चलवासी पशुचारकों की संख्या में कमी क्यों है, संख्या में कमी के कारण। तो पहला यहाँ पर बताया गया है कि राजनीतिक सीमाओं का अधिवेशन, यानी कि सीमा जो पहले सीमाओं का जो है वो नहीं था, तो पहले सीमाएं नहीं थी, वो स्वतंत्र था। तो बाद में जब सीमाएं बन गई एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो उनको सीमाओं जो है राजनीतिक सीमाओं का अधिवेशन, यानी सीमाएं जो है राज्य का बॉर्डर आप कह सकते हैं कि बॉर्डर बन गया है, तो अब ये उनकी जाने की समस्या है, तो ये जा नहीं सकते, इसलिए ये अभी यहाँ पर राजनीतिक सीमाओं का अधिवेशन हो गया है। तो ये उनके पास यहाँ पर जाने का प्रतिबंध लगा दिया है, यानी ये जा नहीं सकते। अब यहाँ पर बताया गया कि कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना, यानी पहले मैदानी भाग थे और ये मैदानी भाग पर अच्छा चारागाह मिल जाता था, अच्छा चारागाह यहाँ पर उग जाता था, यानी मिल जाता था। और जब से इस पर बस्तियाँ बनने लगी, जब इस पर बस्तियाँ बन गई तो उनकी कमी होने लगी। तो ये कई देशों के द्वारा बस्तियों का योजना बनाने, यानी इस पर बस्तियाँ बनने लगी, तो ये जो चलवासी पशुचारकों की संख्या में कमी हो गई। इसके बाद हमारा मेन पॉइंट आता है, पहला हमने देख लिया प्राथमिक क्रिया में हमने यहाँ पर देखा था चलवासी पशुचारक। इसमें हमने पहला देखा था कि पशुचारण में हमने यहाँ पर दो देखे थे, एक तो चलवासी पशुचारण, एक वाणिज्य पशुधन पालन। तो अब हम सेकंड देखेंगे वाणिज्य पशुधन पालन। पहला हमने देख लिया था चलवासी पशुचालन, अब देखते हैं कि वाणिज्य पशुधन पालन। पहला हमने देखा था चलवासी पशुचारक, अब वाणिज्य पशुधन पालन। ये सेकंड पॉइंट है। हमने पशुचारण,
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पशुचारण में हमने 2 पॉइंट कंप्लीट किए हैं। कौन कौन से 2 पॉइंट कंप्लीट किए वो देख लेते हैं। पशुचारण, ये दूसरा पॉइंट था हमारा पशुचारण का, और इस पशुचारण में हमने 2 पॉइंट कंप्लीट कर रहे हैं। पहला पॉइंट है हमारा जो है चलवासी पशुचारण, ये हमने अभी कंप्लीट किया। अब हमारा सेकंड है वो है वाणिज्य पशुधन पालन। वाणिज्य पशुधन पालन, तो हम अब देखेंगे वाणिज्य पशुधन पालन। वाणिज्य पशुधन पालन की विशेषताएं, उनकी विशेषता क्या है वो नोट करते हैं हम। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि चलवासी पशुचारण की उपेक्षा, जो चलवासी पशुचारण है उसकी उपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन, जो चलवासी पशुचारण की उपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन की अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रदान है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि चलवासी जो पशुचारण है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं अपने पशुओं को लेकर, तो पर चलवासी पशुचारण की उपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित और पूंजी प्रदान है। पूंजी का यानी अधिक इससे आय होती है, यानी इससे बिक्री, उनका पालन ज़्यादा होगा तो यहाँ पर जो है पूंजी में बढ़ोतरी होगी। पूंजी यानी पैसा, अधिक व्यापार, उनसे दूसरे अधिक व्यापार किया जा सकता है। इसके बाद है सेकंड पॉइंट वाणिज्य पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति। ये जो पश्चिम की जो संस्कृति है, पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है, यानी पश्चिम की जो संस्कृति है उससे प्रभावित है, और एवं फार्म भी अस्थायी होते हैं। उनके जो फार्म होते हैं वो बड़े बड़े, आपने देखे होंगे कि जो डेयरियाँ होती हैं उसमें फार्म हाउस बने होते हैं। उस फार्म हाउस में उनका पालन किया जाता है और लार्ज स्केल में पशुओं का पालन किया जाता है, और उनका दूध निकालकर उनको व्यापार में बढ़ोतरी में काम में लेते हैं, तो यहाँ पर अस्थायी होते हैं। तीसरा है कि चराई को नियंत्रित करने के लिए, जो चराई है उसको नियंत्रित करने के लिए इन्हें बाड़ लगाकर एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। यानी कि चराई को नियंत्रित करने के लिए जो पशु होते हैं उनकी चराई को नियंत्रित करने के लिए इन्हें बाड़ लगाकर, यानी बाड़ लगाकर, ये बाड़ हो गई, ये बाड़ लगाकर क्या करते हैं, एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। बाड़ लगाकर एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। तो आपको ये पूरा डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है। एक मेन पॉइंट तो यहाँ पर है कि चलवासी पशुचारणों की संख्या में कमी का कारण, ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, हमारा लास्ट एवं अंतिम पॉइंट है। इसके बाद हम देखेंगे कृषि। तो लास्ट पॉइंट के लिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम यहाँ पर देख रहे थे कि वाणिज्य पशुधन पालन, वाणिज्य पशुधन पालन, यहाँ से आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि वाणिज्य का मतलब पैसा कमाना, पैसा कमाना या व्यापार करना। वाणिज्य पशुधन पालन, व्यापार करना या पैसा कमाना। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने देखा था वाणिज्य पशुधन पालन। वाणिज्य पशुधन पालन की जो विशेषता थी वो हमने देखी थी, और उसी विशेषता में हम आगे पॉइंट देखेंगे कि यहाँ पर बताया गया है कि यह एक विशिष्ट गतिविधि है। तो सबको पता है कि यह एक विशिष्ट गतिविधि है। तो ये एक विशिष्ट गतिविधि होने के साथ साथ ये
जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो फार्म हाउस होते हैं, उन फार्म हाउस में आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक ही जो पशु होते हैं वो पाले जाते हैं। जहाँ पर कहीं पर गाय अधिक पाली जाती है तो वहाँ पर जो फार्म हाउस होता है उसमें गाय ही अधिक पाली जाती हैं। उनका रख रखाव का किया जाता है, उनका स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है और उनको लार्ज स्केल में उनका दूध का जो है वो निकाल कर उनका व्यापार किया जाता है और उनसे अन्य कई पदार्थ जो है वो बनते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि छाछ बनती है, मक्खन, दूध, दही एवं जो आइसक्रीम होती है वो भी उन्हीं से बनती है। तो यहाँ पर बताया गया कि एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, जबकि आपने देखा हो कि चलवासी जो पशुचारण होते हैं उसमें सभी जो पशु होते हैं वो साथ में होते हैं। आपने देखा होगा ऊँट है, इसके बाद बकरी है, भेड़ है, ये सब एक ही तरह के होते हैं। इसमें वाणिज्य पशुधन पालन में ये होता है कि इसमें एक फार्म हाउस होते हैं, उस फार्म हाउस में एक ही पशु को पाला जाता है। जिसमें भेड़ हो गया तो भेड़ को ही इस पूरे फार्म हाउस में पाला जाता है, क्योंकि उसकी मशीनें भी अलग अलग होती हैं, उनका रख रखाव अलग तरीके से किया जाता है। तो इसलिए वाणिज्य पशुधन पालन में एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। इसके बाद इसमें बताया गया है कि प्रमुख पशुओं में भेड़, उनके ये वाणिज्य पशुधन पालन में प्रमुख कौन कौन से पशु हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि भेड़, बकरी, गाय, भेड़, बैल है और घोड़े, ये प्रमुख पशु पाले जाते हैं वाणिज्य पशुधन पालन में। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि ये उनकी विशेषता है। मैंने पहले 2, 3, 4, 5 विशेषता लिखवा दी थी, इसके बाद भी ये भी विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि इनसे आप देख सकते हैं कि इनसे प्रायः मांस, खालों एवं ऊन को वैज्ञानिक ढंग से सम्मिलित एक डिब्बा बनकर के विश्व के बाजारों में निर्यात कर दिया जाता है। कि आपने देखा होगा कि उनके जो दूध है उनको निकाल कर उनका जो है वो संचालन कर कर ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रोडक्ट बनाकर उनको सेल कर देते हैं, बेच देते हैं और उनकी जो खाल होती है उनको, और ये खाल और उनको डिब्बा बन करके विश्व के कई बाज़ारों में निर्यात कर देते हैं, यानी बेच देते हैं। अन्य प्रोडक्ट दूध से, जैसे मैंने बताया था, कई जो पदार्थ है प्रोडक्ट हैं जो बनाते हैं और उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर निर्यात कर देते हैं, कोई देशों में कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि पशु फार्म में पशुधन पालन वैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व किया जाता है। वैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व किया जाता है। यहाँ पर बताया गया कि पशु फार्म में पशुधन पालन वैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व किया जाता है। कि आपने देखा होगा कि वाणिज्य पशुधन पालन में जो है वो सभी वैज्ञानिक विधियों से उनको रख रखाव किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा दूध निकालने की जो प्रक्रिया है वो भी वैज्ञानिक विधि से किया जाता है। मशीनों के द्वारा उनका दूध निकाला जाता है। इसके द्वारा उनमें एसिया लगी होती है जो कि वैज्ञानिक विधि से लगी होती है और उसमें कम ज़्यादा करने पर उसमें कम ज़्यादा भी किया जा सकता है। इसके बाद उनको दवाई और स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। ये सभी वैज्ञानिक विधि के द्वारा ही संभव है। तो वैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व किया जाता है। इसमें मुख्य ध्यान पशुओं के प्रजनन, उनकी जो पीढ़ी है वो, और जन्निक में सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण एवं उनके स्वास्थ्य पर दिया जाता है। उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाता है। उन पर जो दिन ब दिन 2 दिन में 3 दिन में उनका स्वास्थ्य भी चेक किया जाता है। और इस तरह वाणिज्य पशुधन पालन में ये उनका रख रखाव और किस तरह उनका पालन किया जाता है। तो ये हमारा वाणिज्य पशुधन पालन भी कंप्लीट हो गया। इसमें 2 पॉइंट थे, एक तो चलवासी पशुपालन कंप्लीट हो गया, वाणिज्य पशुधन पालन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं विश्व के जो प्रमुख क्षेत्र हैं जो वाणिज्य पशुधन पालन के लिए फेमस है, यानी यहाँ पर लार्ज स्केल में उनका जो है पालन किया जाता है। तो ये है, एक तो न्यूजीलैंड, ये ट्रिक है, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं NAAUA,
यानी आपको याद कर लेना है NAAUA, यानी N से न्यूजीलैंड, A से ऑस्ट्रेलिया, A से अर्जेंटीना, U से यूरुग्वे और A से संयुक्त राज्य अमेरिका। ये अमेरिका का A लिया है। तो ये जो है 5 ये आपको याद कर लेने, आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये ट्रिक इसलिए मैंने लगाई है क्योंकि ये आपके बोर्ड की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि विश्व के जो प्रमुख क्षेत्र है, ये आपने देखा होगा कि बाहर से आने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो भी न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना एवं ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ही सेल किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरोपीय और संयुक्त राज्य अमेरिका, इनको कंप्लीट ही आपको याद कर लेना है। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कृषि। तो कृषि को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आने वाली अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और लाइव क्लास है वो चैप्टर एंड होते ही दूसरे दिन आपका लाइव क्लास रहेगी, वो भी 2 बजे से 3 बजे के बीच आपकी लाइव क्लास होने वाली है। तो सभी को इस लाइव क्लास में जुड़ना है, इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।